आइए आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को आगे लेकर चलते हैं। पिछले क्लास में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी युगपत समीकरण को कैसे हल किया जाता है ग्राफीय विधि भी मैंने आपको बताया है ना, कि ग्राफीय विधि से युगपत समीकरण को कैसे हल करते हैं। आज हम लोग एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि युगपत समीकरण के कितने हल संभव हैं, है ना, एक हल, अनेक हल या अनगिनत हल, इसके क्या शर्त होते हैं, इस पर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातों को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि जब सही कंटेंट अगर क्लियर नहीं होता है तो आपको बहुत तकलीफें होती है। जो मैं आज का क्लास में बताने वाला हूं उससे कम तो आपके एग्जाम में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव फिक्स है, आना ही आना है और यहां से आते हैं अक्सर हमेशा। क्लियर? तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इसी को लेकर चलते हैं आगे। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि हम जो बात आपको सिखाएं आप बहुत अच्छे से और आसानी से सीख पाएं। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया, समझाने का प्रयास किया। युगपत समीकरण भी मैंने बताया आपको कैसे युगपत समीकरण को सोल्व करते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि युगपत समीकरण के एक हल, अनेक हल या अद्वितीय हल या जो भी बोलेगा, है ना, किस पर निर्भर करते हैं, कौन से कंडीशन अप्लाई होते हैं जिस पर यह निर्भर होता है। तो बिल्कुल शालीनता से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पढ़ने वाले मित्र के पास जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके और ये भी कुछ नया चीज़ सीख सकें। ठीक है, यदि आप इसको एक बार पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं तो आपको रिवीजन करने में बिल्कुल सुविधा होगा। तो आइए एक बार देखते हैं आज के क्लास को। आज देखेंगे हम लोग युगपत समीकरण के हल के शर्त के बारे में, है ना, यानी कि पढ़ने वाले हैं हम लोग युगपत समीकरण के एक हल, कोई हल नहीं या अनेक हल होने के लिए शर्त, होने के लिए शर्त। ध्यान दीजिएगा, युगपत समीकरण के एक हल, कोई हल नहीं या अनेक हल होने के लिए शर्त, मतलब बिना क्वेश्चन को सोल्व किए आपको बताना है कि इसके एक हल होंगे कि दो हल होंगे कि 3 हल होंगे कि 4 हल होंगे कि अनेक हल होंगे, क्या होंगे नहीं होंगे, सबको बताना पड़ेगा आपको। तो चलिए देखते हैं आज के हम लोग पहले सेशन में शुरू करेंगे। सबसे पहले जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा अविरोधी होने का शर्त। क्या होने का शर्त? अविरोधी होने का शर्त। लिखेंगे अविरोधी होने का शर्त, मतलब अविरोधी। अविरोधी, विरोध करने का मतलब होता है कोई रोक टोक करना। अविरोधी मतलब कोई विरोध नहीं करेगा। तो इसके कुछ शर्त होते हैं। हमने आपको पढ़ाया व्यापक रूप, जरा गौर कीजिएगा, व्यापक रूप पढ़ाया है युगपत समीकरण का। ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0, ex प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 और कुछ शर्त लिखाए थे कि ए बी नॉट इज इक्वल टू 0, ऐसा बताया था मैंने, छोड़िए उसको। फिर एक और बताया था मैंने और करके आपको, a1x प्लस v1 वाई प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस v2 वाई प्लस c2 बराबर 0, ऐसा मैंने बताया। और एक दिन बताया था जब आप मेरे से पहले क्लास कर रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण का, उस दिन मैंने कहा था इसका इस्तेमाल आगे होगा और आज हो रहा है। यानी इसका मैं इस्तेमाल करूंगा तो भी सही होगा, बट मैं कहता हूं कि इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। इसका इस्तेमाल हम लोग ब्रज गुणन विधि में कर चुके हैं। इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग तुलना करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? तुलना करके देखेंगे। और यही शर्त को बताएगा, यही व्यापक रूप को हम तुलना करेंगे 3 बार। के बाद 3 बार। पहला करेंगे a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। अगर इस प्रकार का समीकरण में शर्त देखने को मिलता है तो उसे हम बोलते हैं अविरोधी होने का शर्त। अविरोधी होने का क्या शर्त होते हैं? तो अविरोधी होने का शर्त होता है a1 बटा a2
नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2, A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2। अब जरा देखिएगा कि जब ऐसा होगा तो इसके केवल एक हल, इसी को बोलते हैं या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होता है ना। इसके केवल एक हल या अद्वितीय हल होता है। याद रखेंगे कि जब शर्त A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2 अगर हो तो उसके केवल कितने हल होते हैं? केवल एक हल या अद्वितीय हल होता है। अब कहेगा अद्वितीय का मतलब क्या होता है? अद्वितीय का मतलब होता है कोई दूसरा ना हो। अ लग गया मतलब न लग गया, अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं। इसका जो ग्राफ होता है ना, इसका जो ग्राफ होता है, जैसे ही आप इसका ग्राफ खींचिएगा तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, एक दूसरे को आपस में कहीं ना कहीं काटेगा, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने ग्राफ में सीखा। चलिए, इसका जो ग्राफ होता है वह प्रतिच्छेदी होता है। याद रखेंगे कि जिसका शर्त A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2 होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है? तो उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे ध्यान दीजिएगा, इसे संगत समीकरण भी कहते हैं। इसे संगत समीकरण भी कहते हैं। सुनते रहिए ध्यान से पहले, उसके बाद मैं पूरा आपको याद करा दूंगा, लेकिन एक बार पहले आपको समझना है, उसके बाद अगला शर्त है हमारा। देखिए, मैं तीनों को एक साथ लिखूंगा तो मुझे सिखाने में सुविधा होगी, है ना। दूसरा है हमारा विरोधी होने का शर्त। विरोधी होने का शर्त आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे जैसे कॉपी में लिखते हैं, नोट करते हैं वैसे, ठीक है। तब मैं पूरी बातों को समझा सकता हूं अच्छा तरीका से। अविरोधी होने का शर्त होता है बाबू A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बटा C2। मतलब दूसरा बराबर हो, दो बराबर हो, लेकिन तीसरा बराबर ना हो, तो ऐसा शर्त जहां आपको देखने को मिलेगा उसे आप बोलिएगा विरोधी होने का शर्त। और विरोधी होने का शर्त में हम बोल सकते हैं इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। उसके बाद इसमें क्या बोलेंगे, इसका ग्राफ समांतर होता है। इसका ग्राफ क्या होता है? समांतर होता है। इसका ग्राफ समांतर होता है। और याद रखेंगे इसे हम क्या कहते हैं? इसे असंगत समीकरण भी कहते हैं। असंगत समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अभी चुपचाप ध्यान दीजिए, उसके बाद मैं आपको सारी बातों को अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगा। अगला है तीसरा नंबर में आश्रित होने का शर्त। क्या है? आश्रित होने का शर्त। क्या है आश्रित होने का शर्त? है ना, आश्रित होने का शर्त होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट बराबर C1 बटा C2। मतलब कि तीनों अगर बराबर हो, अगर तीनों अगर आपस में बराबर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? उसे आश्रित होने का शर्त। और आश्रित होने के शर्त में इसको क्या कहेंगे कि इसका अनेक हल होता है। इसके अनेक हल होते हैं। इसके अनेक का मतलब होता है अनगिनत या अनंत। अनगिनत या क्या चीज? अनंत होता है। इसके अनंत यानी अनेक या अनंत हल होता है, या इसे अनगिनत भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है? तो इसका ग्राफ संपाती होता है। मैं समझाऊंगा अभी तुरंत कि संपाती क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। मैंने जो बातें आपको लिखा समझाने के लिए लिखा, ताकि मुझे बार बार मिटार करके समझाने की जरूरत ना पड़े। एक बार में मैं सारे कंटेंट को क्लियर कर पाऊं और अगले क्वेश्चंस को देखेंगे कि इस टाइप पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको आइए मैं समझाता हूं विरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण और आश्रित को, तीनों को बारी बारी समझाएंगे और यहीं पर याद होगा। कैसे एग्जाम में पूछेगा, मैं सारा क्वेश्चंस को अभी तुरंत बोल दूंगा। ठीक है, और आप भी बोल पाएंगे कि बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं आपको। ध्यान देंगे, अविरोधी होने का शर्त बोलेंगे तो आप बोलिएगा A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2। कोई समीकरण लिखा होगा
उसका पहला टर्म और दूसरा टर्म अगर आपस में अनुपात के रूप में बराबर ना हो तो हम बोलेंगे क्या चीज कि यह अविरोधी समीकरण है। अविरोधी का मतलब ये नहीं कि कोई विरोध कर रहा है, अविरोधी का मतलब इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है ना। बोलेंगे a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। इसके कितने हल होंगे? तो इसके केवल एक हल होंगे। और अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके केवल एक ही हल तो पढ़ रहे हैं। एक x होता है, एक y होता है, तो केवल एक हल हो रहा है। इसका ग्राफ कैसा होता है? तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। इसको आप दायां साइड बनाएंगे, लेकिन मैं नीचे बना देता हूं ताकि आपको सारी बातें ठीक से समझ में आ जाए। ये मेरा x डैश है, ये हमारा y डैश है। इसका जो ग्राफ होता है वह समांतर नहीं बल्कि कैसा होता है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि यहाँ से कोई लाइन गया, फिर यहाँ से भी कोई लाइन गया और ये लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहा है। इस प्रकार को अगर देखना होगा तो यह प्रतिच्छेदी होगा। जैसा कि आप ग्राफ वाले सवाल में किए होंगे तो आपका आंसर इस प्रकार आया होगा, या आया भी है। इसका ग्राफ समांतर होता है। इसको पहले पूरा डिटेल से समझ लेते हैं कि विरोधी समीकरण, तो विरोधी समीकरण को बोलेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। मतलब दो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो तो उसे हम बोलेंगे कि यह विरोधी समीकरण का शर्त है। इसके कोई हल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि x वाला और y वाला दोनों मान अगर बराबर हो जाएगा तो दोनों तो कट ही जाएंगे, x और y कट जाएगा, तो हमारा कोई हल नहीं होगा। और इसका ग्राफ समांतर होता है तो इसके ग्राफ को देखेंगे जरा ध्यान से। इसके ग्राफ को थोड़ा सा वेट करिए और धैर्य बना के रखिए। मैं पूरी बातों को आपको सिखाऊंगा, ध्यान से सुनते रहिए। ये हमारा ग्राफ है ऐसा मान लिया जाए, और x है, x डैश है, y है, y डैश है। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? तो इसका ग्राफ होता है समांतर। मतलब एक लाइन गया, एक लाइन और गया, तो ये ग्राफ होता है समांतर। कभी कटेगा ही नहीं। एक दूसरे को अगर एक बार टच करता है तो एक हल होते हैं, टच करता ही नहीं है तो हल होते ही नहीं, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होते। याद रखना, माइंड में सेट कर लेना है कि एक बार भी टच नहीं किया यानी कि समांतर है और समांतर के कोई हल नहीं होते हैं। अब देखिए जरा, इसको समझना है ये क्या है, ये संगत असंगत का खेल क्या है। तो याद रखिएगा, इसमें आ लगा हुआ है, देखिए अविरोधी, तो इसमें आ नहीं लगा हुआ है। इसमें विरोधी आ नहीं लगा हुआ है तो इसमें आ लगा हुआ है। तो याद ऐसे करेंगे कि अविरोधी समीकरण को हम लोग संगत समीकरण भी कहते हैं और विरोधी समीकरण को हम लोग असंगत समीकरण भी कहते हैं। मतलब अविरोधी तो संगत और विरोधी तो असंगत। क्लियर है? कितना इजी है याद करना, है ना। चलिए, तो ये दोनों बात आपको समझ में आया होगा। आइए तीसरे पर देखते हैं। अगला है आपका आश्रित होने का शर्त। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों अगर बराबर हो जाए तो उसे हम बोलेंगे यह आश्रित होने का शर्त है। और आश्रित होने के शर्त में तीनों बराबर होते हैं और इसका जो ग्राफ होता है संपाती होता है और इसके अनंत हल यानी अनेक हल होते हैं। कैसे, जरा समझेंगे। यह हमारा ग्राफ है मान लिया। आश्रित का मतलब होता है, बताता हूं, एक मिनट सुनिए, x डैश y डैश। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे पर ऐसे करके पूरा ढक लेना, पूरा ढक लेना, ये संपाती होता है हमारा। ठीक है, तो समझना है यहाँ पर कि एक लाइन गया और इसी पर एक लाइन और जाएगा, है ना। इसी पर एक लाइन और गया, दो लाइन गया है। इसी पर क्या लाइन गया है? दो लाइन गया है। इसी को हम लोग संपाती कहते हैं। हमने कहा कि एक बार टच करेंगे तो एक हल, ये तो देखो, तो ये तो टच किया हुआ है हमेशा, इसलिए इसके अनंत हल होते हैं और अनेक हल होते हैं। पता है परीक्षा में कैसे पूछेगा? जरा गौर से सुनिएगा ध्यान से। परीक्षा में पूछेगा आपसे कि जिस समीकरण के अनेक हल होते हैं उसका ग्राफ कैसा होता है। तो अभी मैंने पढ़ा, जिसके अनेक हल होते हैं उसका ग्राफ संपाती होता है। आएगा परीक्षा में, पूछेगा जिसका ग्राफ संपाती होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसका ग्राफ संपाती होता है उसे आश्रित समीकरण कहते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होने का शर्त अगर है तो इसके कितने हल होंगे? तो बोलेंगे इसके अनेक हल होंगे। क्यों? क्योंकि तीनों अगर बराबर रहेगा उसे अनेक हल के रूप में देखेंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझे होंगे। आइए देखते हैं, इधर आपसे पूछेगा कि जिस समीकरण के ग्राफ प्रतिच्छेदी होते हैं, जिस समीकरण के ग्राफ प्रतिच्छेदी होते हैं उसके कितने हल होते हैं। तो आप तुरंत बोलेगा वो प्रतिच्छेदी, एक बार कटेगा और एक बार काटेगा तो कैसा होगा? एक हल होंगे। ग्राफ समांतर प्रतिच्छेदी होगा,
जिसका हल क्या होगा, केवल एक या अद्वितीय हल होगा। आएगा परीक्षा में, जिसका केवल एक हल होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, तो उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। पूछेगा आपसे परीक्षा में कि जिसका केवल एक हल होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अविरोधी या संगत समीकरण कहते हैं। पूछेगा कि अविरोधी समीकरण का शर्त क्या होता है, तो अविरोधी समीकरण का शर्त होता है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। क्लियर। आपसे पूछेगा कि जिस समीकरण का बोलेगा आलेख, जिस समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी होता है, जिस समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी होता है उसका शर्त क्या होता है, तो उसका शर्त होता है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। पूछा हुआ है सारे क्वेश्चन एग्जाम में। आपसे पूछेंगे कि जिसका ग्राफ समांतर होता है उसके कितने हल होते हैं, तो जिसका ग्राफ समांतर होता है उसके कोई हल नहीं होते हैं, क्योंकि टच हुआ ही नहीं तो कोई हल होगा ही नहीं। जिसके ग्राफ, सुन लीजिए फिर से, जिसका ग्राफ समांतर होता है उसके कोई हल नहीं होते हैं, और जिसका कोई हल नहीं होता है उसका ग्राफ समांतर होता है। आप बोलेंगे क्या कि जिसका ग्राफ समांतर होता है उसका शर्त क्या होता है, तो उसका शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। यही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के आपसे पूछते रहेगा। अगर इतना आपके पास कंटेंट है तो आई होप आप हमारी बातों को सीखे होंगे, और इस पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इसे आसानी से बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस पे कुछ सवाल, और देखते हैं क्या हमसे बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। तो जल्दी से पहले आप इसे नोट कर लीजिए, और हाँ, एक दो बार पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे उतारने से मजा नहीं आएगा। एक दो बार पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद वीडियो को आगे देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से पहले से स्क्रीनशॉट या आप पहले नोट कर लें। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। अगर आप थ्योरी पढ़ लिए हैं, याद कर लिए हैं, समझे हैं, तो आपको यह चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा, यह टॉपिक बिल्कुल आसान लगेंगे। तो आइए समझते हैं। कहता है अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके निम्नलिखित समीकरणों की प्रकृति बताइए। यहां पर मैं जानबूझ करके प्रकृति लिखा हूं, कि परीक्षा में प्रकृति नहीं बल्कि पूछेगा क्या बताइए, संगत है कि क्या असंगत है। जब हम पूरा कुंडली निकालने के लिए जान जाएंगे तो क्या संगत और असंगत नहीं बता देंगे। तो आइए पूरा पहले कुंडली निकालते हैं इसका। तो सबसे पहला काम कीजिएगा, इसको एक तरफ लाएंगे तो 3x प्लस में 2y माइनस में 5 बराबर 0, फिर 2x माइनस 3y बराबर माइनस में 7 बराबर 0। फटाक से इतना कर पाएंगे आप लोग। उसके बाद आइए कैसे कुंडली निकालते हैं इसका। सबसे पहले तुलना करेंगे, अंक को तुलना करेंगे। यहाँ निकले ऊपर में 3, इसके नीचे में निकले 2, इसके ऊपर में 2, इसके नीचे में -3। क्या दोनों आपस में बराबर है? आप खुद बोलोगे कि बराबर नहीं है। अरे आप खुद बोलोगे कि ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि, ऐसे लिखेंगे चूंकि, ऐसे बराबर नहीं लिखेंगे a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। लिखेंगे चूंकि यह a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 का शर्त है। और जैसी ये शर्त है तो इसके बारे में पूरा जान गए हैं कि ये क्या है, तो ये विरोधी होने का शर्त है ना। चाहे ऐसे लिख सकते हैं चूंकि, ऐसे चूंकि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 लिखेंगे चूंकि यह अविरोधी होने का शर्त है। और जब जान गए कि अविरोधी होने का शर्त है तो इसकी पूरी कुंडली निकाल देंगे आप। क्या क्या जानेंगे, तो बोलेंगे इसके केवल एक हल होते हैं, इसके केवल एक हल होते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ समांतर होता, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे संगत समीकरण भी कहते हैं। लेकिन जानते हैं, इतना मैं कुंडली निकाल दिया आपको। आपसे पूछेगा केवल एक कि इसे संगत कहते हैं कि संगत। जब जान रहे हैं कि आप विरोधी का है तो संगत होगा कि संगत, आप तुरंत बोलिएगा कि संगत होगा, है ना। तो केवल आपसे ये वाला पूछेगा, लेकिन हमने पूरा निकाल दिया। और आप भी कोशिश करेंगे पूरा निकालेंगे, क्योंकि अभी आपको सीखना है।
ऑब्जेक्टिव में आएगा तो नहीं ऐसा करेंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो माने मान देखेंगे कि 3/2 है, ये 2/3 है, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसके कितने हल होंगे, कितना एक हल होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, डायरेक्ट आंसर मारेंगे ABCD। लेकिन जब 2 नंबर का आएगा तो थोड़ा सा आप पूरा लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए तो सबसे पहले इसको करेंगे, तो 2x माइनस में 3y माइनस में 8 ले आएंगे बराबर 0, फिर 4x माइनस में 6y माइनस में 9 बराबर 0। जल्दी से इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसे तुलना करेंगे। तो तुलना कैसे कीजिएगा, तो तुलना आप यहाँ पे करेंगे 2/4 बराबर माइनस में 3/-6। पहले 2 का तुलना करना है, पहले किसको तुलना करना है, तो 2 को। तो काट के देखिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट गया, यानी 1/2 1/2, यानी दोनों बराबर है, यानी पहला और दूसरा बराबर है। जैसे ही पहला और दूसरा बराबर होगा तब तीसरा को बराबर करेंगे, लेकिन पहला और दूसरा बराबर नहीं होगा तब तीसरा को बराबर नहीं करेंगे। तो तीसरा में चलेंगे तो माइनस में 8 है और माइनस में 9 है, यानी कि यहाँ पर आएगा 1/2 बराबर 1/2 नॉट इज इक्वल टू जो भी लिख देंगे 8/9, यानी कि यहाँ पर 1/2 बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। याद आ गया होगा कि 2 बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो, तो चूंकि है ना A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, तो लिखेंगे यह, चूंकि यह विरोधी होने का शर्त है, विरोधी होने का शर्त है। आपने लिख दीजिएगा, अपने से लिख दीजिएगा कि इसके कोई हल नहीं होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ समांतर होगा, समांतर होगा। और इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग संगत समीकरण, इसे हम लोग असंगत समीकरण भी कहते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, मेरी बातों को सीखे होंगे, क्योंकि हमने बताया आपको कंटेंट, और इस पे जितने भी सवाल होंगे आप बिल्कुल ऐसे ही ध्वस्त कर देंगे। आप बिल्कुल ही क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके बारे में इतना बात लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक तीसरा मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको दूँ। लिखा हुआ रहेगा 2x प्लस 3y बराबर 9, है ना। लिखा रहेगा 4x माइनस में प्लस में 6y बराबर में 18। तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो 2x प्लस में 3y माइनस में 9 बराबर 0। यहाँ पर करेंगे 4x प्लस में 6y माइनस में 18 बराबर 0। करिएगा ना। तो यहाँ पर लिखिए 2/4 3/6। पहले देखना है कि 2 को बराबर है, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, हाँ 2 बराबर है। तो तीसरा को भी करिए, तो -9/-18 ये भी कट जाएगा, तो माइनस में 1/2, यानी 1/2 1/2 1/2। लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों बराबर है। तो आप लिखिएगा, चूंकि यह आश्रित होने का शर्त है, चूंकि यह आश्रित होने का शर्त है, और आश्रित होने का शर्त है तो इसके बारे में बोलेंगे इसके कितने हल होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ संपाती होगा। बस क्लियर। तो इस पर जितने भी सवाल आएंगे, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बिल्कुल आप बना पाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा ऐसे क्वेश्चन कि आश्रित समीकरण के कितने हल होते हैं, तो तुरंत मार देंगे आंसर, अनंत हल होते हैं। पूछ देगा विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, तो विरोधी समीकरण के कोई हल नहीं होता है। अब विरोधी समीकरण के केवल एक हल या अद्वितीय हल होते हैं। जिसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है उसका क्या होता है, तो एक हल होते हैं। जिसका ग्राफ समांतर होता है उसके कोई हल नहीं होते हैं। जिसका ग्राफ संपाती होता है उसके अनेक हल होते हैं। आई होप आप मेरी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे होंगे। तो ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाए इसके लिए आपको तकलीफ फिर होगा कि बहुत लंबे लंबे चल रहा है ना। इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बहुत कुछ चीज़ों को हम लोग सीखते हैं, है ना। बिल्कुल शालीनता से सीखना होता है, क्योंकि अकबका के या हड़बड़ा के सीखा जाए तो बिल्कुल आप अच्छे से किसी चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस पर आप किताब देखें, किताब में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, और आप बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल आसान तरीके से बनने लगेंगे। फिर हम लोग बहुत सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आएंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे, और फिर जो छूटा हुआ क्वेश्चंस रहेगा, जो भी जैसा क्वेश्चन रहेगा उस पर भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।